को फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। 87 के इंतखाबात में धांधलियां न होती तो यहां बंदूक नहीं आता। नेशनल कॉन्फ्रेंस 87 के बाद हालात की जिम्मेदार। पीएजीडी कुछ भी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का इत्तेहाद है। हर घर तिरंगा एक रजाकाराना अमल है, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं। किसी भी शख्स को झंडा लहराने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हरकत बंद। मुसलसल बारिशों की वजह से कई मकामात पर पत्थरें गिसाने की वजह से ट्रैफिक को रखा गया फिलहाल बंद। इंतजामिया ने रोड बंद रखने को ही दी तरजीह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में यासीन मलिक के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं सियासत इस पे अब शुरू हो गई है और सियासी लीडरान जो है वो स्कोर गेन करने में लगे हुए हैं। बयानात जो है हर एक तबके से अब बयानात इस पे आने शुरू हो गए हैं। इस पे भी बात करेंगे। इधर हर घर तिरंगा के हवाले से भी डिवीजनल कमिश्नर आज ने बात की। उन्होंने कहा कि जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है बल्कि ये रज़ाकाराना अमल है। इसके साथ साथ कौमी शाहराह के हवाले से भी आप तक तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले लड़की पसंद लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर मोहम्मद यासीन मलिक ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके केस को सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो रही है। सही तरीके से केस को तफ्तीश नहीं हो रही है। वाज़ेह रहे कि यासीन मलिक को इस साल दिल्ली की कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कौमी अदालत गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक्ट UAP के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और हालिया दिनों में महबूबा मुफ्ती की जो बहन है रुबिया सईद ने भी यासीन मलिक जो किडनैपिंग केस है उस मामले में वहाँ पे रुबिया सईद ने उनकी जो निशानदी की है। उसके बाद कहीं ना कहीं बयानात का सिलसिला जो है सियासी लीडरान की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, बात यासीन मलिक की करें तो बयानात जो है सियासी लीडरान की तरफ से आ रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यासीन मलिक के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि यासीन मलिक को एक फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। यासीन मलिक पैदाइशी बंदूक बरदार नहीं था, पैदाइशी मिलिटेंट नहीं था, बल्कि हालात ने उसको मिलिटेंट बनाया है, बंदूक बरदार बनाया है। सजाद लोन के मुताबिक 1987 के इलेक्शन में धांधलियां न होती तो यहाँ पे बंदूक नहीं आता। और 1987 की जो धांधलियां है उसके लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 87 के बाद जिस तरह के भी हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी में, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर रिगिंग नहीं होती, अगर फेयर इलेक्शंस होते, फेयर नताइज सामने लाए जाते तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। PAGD के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि PAGD कुछ नहीं है बल्कि ये 2 पार्टियों का मिलन है, ये 2 पार्टियों का इत्तेहाद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का इत्तेहाद है, इसके सिवा PAGD कुछ नहीं है। ये भी कहा गया उमर अब्दुल्ला के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया था उस पर सजाद लोन ने कहा कि उमर साहब के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जो यासीन मलिक हैं उनकी एक विल सोशल मीडिया पर है, जो मुझे लगता है कि शायद सच है, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट से आई है। तो इसमें
मैं साफ करना चाहता हूं कि हमें कोई हम आहंगी नहीं है उनके सोच के साथ, हमारी पार्टी को कोई हम आहंगी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे हैं और वो हक रखते हैं कि उनको भी एक फ्री ट्रायल मिले। तो मेरी गुजारिश है, अपील है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या है, क्या पर्दा है जो आप 87 से उठाना नहीं चाहते? क्यों आप 87 पर इस वक्त भी अगर आप देखें, जो 87 के नौजवान हैं, मेरे हम उम्र होंगे, वो या वो कब्रों में हैं, जिन्होंने इनकलाब, जिन्होंने बोला कि डिनाई क्यों की डेमोक्रेसी, चोरी क्यों की इलेक्शनों में, या वो कब्रों में हैं या जेलों में है। आज भी यासीन मलिक भी उनमें एक। ऐसी क्या पर्दादारी है? चलिए कांग्रेस का बोलते वो इसमें कोई इंक्वायरी इसलिए नहीं करती क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन आप तो तब पावर में थे ही नहीं। आप तो कहते हैं हम सब बदलाना चाहते हैं, आप तो कहते हैं पुराना सब गलत है। आज तो आप एनआईए को लाते हैं, 1990 में अगर किसी ने सलाम किए किसी को, उसको पूछताछ करते हैं। तो 87 में क्या है? कॉन्फ्रेंस, उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जो है कि हक बनता है, यासीन मलिक जब बोलता है कि मुझ पर ये थोपा गया, मुझे जो लग रहा है, इसका जो लबे-लुबाब है इस सारी इस पैरा का, वो ये है कि कैसे उनको धकेला गया, फिर टॉर्चर। तो इसी से मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब को तो आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब को, जब भी कोई शेख साहब से आज तक उन पर कोई सवाल उठाए तो उनका कहना होता है या ये एजेंसियों के हैं, और आजकल नया रिकॉर्ड आया कि भाई या तो ये फिर दिल्ली के साथ मिले हुए। ये बंदा वो है जिसने 25-30 साल जेल में निकाले हैं। ये वो बंदा है जिसको एक उम्र कैद सजा लगी हुई है, और इसको तो आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप खुद इक़्तिदार में रहे हैं उम्र भर। क्यों किया आपने इसको टॉर्चर? इसका जरा जवाब तो दे। क्यों टॉर्चर किया? क्यों ऐसे और हजारों नौजवानों को टॉर्चर किया? दो बातें, एक वो जवाब दे और सेंटर जवाब दे। चलिए, 87 पर क्यों पर्दादारी है? अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और 87 में यहाँ पे रिगिंग हुई है जिसकी वजह से हालात बने, यासीन मलिक जो है वो भी बंदूक उठाने पे मजबूर हुए क्योंकि यासीन मलिक 87 के इलेक्शन में एजेंट थे, तो 87 पे भारतीय जनता पार्टी क्यों पर्दादारी कर रही है, ये सवाल उठाए सजाद गनी लोन ने। नाज़रीन, बात सियासत की हो रही है तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जो अवामी राब्ता मुहिम है उसके सिलसिले में आज जिला कुपवारा के हंदवारा इलाके में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया था। इस मौके पे पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ साथ सीनियर लीडरान जो पार्टी के हैं वो इस कन्वेंशन में शामिल रहे। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से भी बात की, तो उन्होंने भी बात की यासीन मलिक के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक के मामले पे जो बयान महबूबा मुफ्ती की बहन ने दिया है, उस बयान के बाद उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी सदर, वो दोगली सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि हंदवारा की आवाम का शुक्रिया कि उन्होंने इस्तकबाल किया, सरकार में आएंगे तो 500 यूनिट की जो बिजली है वो मुफ्त देंगे आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ सर्दियों में वहाँ गर्मियों में। मीडिया नुमाइंदों ने ये पूछा कि जो मौजूदा डिस्पेंशन है ये तो बिजली सप्लाई खरीद रहा है, तो आप कहाँ से आवाम को देंगे? उन्होंने कहा मैं एक ताजिर हूँ और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या कुछ हो रहा है और कहाँ से क्या कुछ लाना है। देखिए मुझे मालूम नहीं है, उमर साहब कभी कहते हैं मैं अलायंस करूंगा, कभी कहते हैं अलायंस चलती नहीं है, सब पार्टियां। अब जब वो एक फैसले पे बरकरार रहेंगे, मैं बताऊंगा आपको। हमारा बयान एक आया है जिसमें बताया गया कि अल्ताफ साहब भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही है, जो आपने सुना भी होगा सर। देखिए बयान बहुत सारे आएंगे, अल्ताफ साहब अपने लोगों के साथ हैं और जिसके साथ लोग हैं मैं उन्हीं के साथ। वापस से मीडिया से की बात करें, एक तरफ से महबूबा वजीर बात कर रही है, दूसरी तरफ से उनकी बहन ने जो है आइडेंटिटी किया यासीन मलिक। ये दोगली सियासत का एक हिस्सा है, उनकी दोगली सियासत है, ऐसा ही चलता है। सर शेप रूट बंद है तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अल्ताफ साहब, आपका जो मौक़िफ़ रहा है वो ये रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री देंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी हम 500 यूनिट फ्री दे देंगे विंटर में यहाँ और समर में वहाँ। से रिलेटेड है आपका जो इसका ड्यूटी गवर्नमेंट है, they don't have money to purchase power, so how come you are saying that you will be giving free electricity? अल्ताफ बुखारी एक ताजिर होने के साथ साथ
यहाँ का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, मुझे मालूम है कि फाइनेंस कैसे संभाले जाते हैं। बुखारी साहब बात ना करें। चलिए नाज़रीन, एक और मामले पे बात करते हैं जो आजकल मौजूई बहस बना हुआ है, वो तिरंगे की बात है। क्योंकि हर घर तिरंगा की बात हो रही है कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराना है। और इसको लेकर जो बयानात है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी वो भी सामने आ रहे हैं। कई इसका वेलकम करते हैं, अल्ताफ बुखारी साहब इस बार इसका वेलकम करते हैं, और कई जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि हमें आजमाया ना जाए, क्योंकि इस तरह जोर ज़बरदस्ती से कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा। बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जोर ज़बरदस्ती कुछ हासिल नहीं होगा। मगर आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी इस हवाले को लेकर, इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये एक वॉलंटरी अमल है और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप झंडा लहराए। ये रज़ाकाराना अमल है और किसी भी शख्स को झंडा लहराने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग झंडा लहराना चाहते हैं उनके लिए ये अमल जो है वो शुरू किया गया है। फॉलो बेसिकली एक टोटली वॉलंटरी बेसिस पर और ये है मूवमेंट है। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, ना उसमें कोई इंसिस्टेंस है। हर कोई शहरी जो अपना घर पर, अपने शॉप पर बकायदा फ्लैग कोड फॉलो करते हुए फ्लैग पोस्ट करना चाहता है 13 तारीख से 15 तारीख, ये 3 दिन के बीच में, वो वेलकम है। उसको हम जो है बहुत ही रीज़नेबल इस पर जो है वो उपलब्ध कराएंगे कॉस्ट पर। उसमें किसी भी तरीके से कंपल्शंस नहीं है, वो टोटली वॉलंटरी बेसिस पर है, अपील के बेसिस पर है, अवेयरनेस के बेसिस पर है। सिर्फ ये है कि फ्लैग लेने के बाद फ्लैग कोड का फॉलो हो, उसलिए जो है हम उसको कहेंगे कि भाई कैसे उसको फहराना है, कब अप करना है, कब डाउन करना है, तो वो जो है उसको बताएंगे ताकि। चलिए नाज़रीन, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के बाद अब जरा बात करेंगे पोलिंग स्टेशंस के हवाले से। श्रीनगर में जो मेन पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, सियासी जमातों ने उस पे ऐतराज़ात खड़े किए हैं। हदबंदी कमीशन के बाद जहां पोलिंग स्टेशंस की बात आ रही है, तो जो पोलिंग स्टेशंस अभी मौजूद है या जो मौजूदा मकामात पर लाए गए हैं सियासी जमातों, जिनमें सारी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी या जितनी भी बाकी पार्टी है, उन्होंने इस हवाले से ऐतराज़ात जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर के ऑफिस में जमा किए। ये ऐतराज़ात क्यों हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथी बराह रास्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि ये ऐतराज़ात क्यों, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इंतखाबात की बातें हो रही है। हदबंदी के बाद अब पोलिंग स्टेशंस और वोटर लिस्ट की बातें सामने आ रही हैं, तो पोलिंग स्टेशन जो श्रीनगर में मौजूद हैं उनको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐतराज़ात जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर के ऑफिस में जमा किए हैं। और उनसे कहा गया है कि जो भी उन्होंने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनमें ऐतराज़ात है। फैसल रियाज से जानने की कोशिश कर। फैसल, खैर मकदम है आपका। ये जो पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही है, तो DC श्रीनगर के ऑफिस में हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या अपनी पार्टी हो, उन्होंने ऐतराज़ात जमा किए हैं। उन्होंने ऐतराज़ात जताए हैं कि ये जो मौजूदा पोलिंग स्टेशन हैं उनके हवाले से उनको ऐतराज़ है। ये ऐतराज़ क्यों है और ये पोलिंग स्टेशन कहाँ पे कायम किए गए? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी तो उसके बाद पोलिंग स्टेशन भी अब बनाए गए हैं, जो नए बनाए गए हैं, जो पहले थे तो उनमें अब पूरी तरमीम हो गई, अब चेंज किया गया। जिस तरह से सीट्स चेंज की गई, नाम चेंज किए थे, वैसे अब पोलिंग स्टेशन भी चेंज किए गए। तो इसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था और उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से उनको कहा था कि आप अपने ऐतराज़ात यहाँ जमा करा सकते हैं और उसके बाद उस पर एक्शन होगा। तो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है तो उन्होंने अपने ऐतराज़ात जो है DC श्रीनगर के पास जमा कराए हैं और जो ऐतराज़ात
बातें वो कुछ इस तरह से है कि उनमें बताया गया है कि जो पोलिंग स्टेशन है, एक तो वहां पे वोटर्स की तादाद जो एक पोलिंग स्टेशन पे ज्यादा रखी है और उसके लिए कई जगहों पे एक वास्ट एरिया दिया गया है और कई जगह पे कम एरिया दिया गया है, जो कि पूरी तरह से एक नाकाबिल कबूल बात है। क्योंकि अगर पोलिंग स्टेशन बनाए तो उसके लिए तमाम जो कि आसानी होनी चाहिए, लोगों को ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए कि जो यहाँ पे उनको वोट डालने होंगे। क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो एक तो फासला है जहां पर बनाया गया, लोग वहां से मुश्किल से पहुंच सकते हैं और जो वोटर्स की तादाद है वो भी कई जगह पे बहुत ज्यादा रखी गई है और कई जगह पे बहुत कम रखी गई है। तो जो मेन पॉइंट रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का वो यही तो इशू रहा है कि एक तो पोलिंग स्टेशन में वोट जो है बराबर होने चाहिए, जितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में होंगे वहीं पे भी होंगे, क्योंकि एक जगह पर ज्यादा नहीं और दूसरी जगह पे कम नहीं होनी चाहिए और खासकर जो फासले होने चाहिए वोटर्स के लिए वो कम ही होने चाहिए। इसलिए अगर डिलिमिटेशन कमीशन को नए पोलिंग स्टेशन नजदीकी तौर पे बनाए चाहे तो वो बनाए और ये एतराज़ात जो है फाइल किए गए। तो डिप्टी कमिश्नर जो श्रीनगर एजाज असद उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि कुछ जो ऑब्जेक्शन है वो हकीकी मानों में सही है, तो ये अब अथॉरिटी तक है, डिलिमिटेशन कमीशन तक या गवर्नमेंट तक है, वो इस चीज को कैसे देखते हैं। फिलहाल उन्होंने अर्जी दायर की है, ऑब्जेक्शन दायर किए, अभी उस पर एक्शन कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो ऑब्जेक्शन दायर किए गए थे उस पर अच्छा खासा रिप्लाई नहीं आया था, उनको नजरअंदाज ही किया गया था। तो अब देखने वाली ये बात है क्या पोलिंग स्टेशन के हवाले से कोई मुस्बत इकदाम उठाया जाएगा या डिलिमिटेशन के सीट्स के हवाले से जो नजरअंदाज किए गए थे ऑब्जेक्शन क्या ये भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज तफसीलात देने के लिए। पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है, हदबंदी कमीशन ने जिस तरह के पोलिंग स्टेशन हदबंदी के दौरान बनाए हैं उनको लेकर यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एतराज़ात खड़े किए। कई में वोटरान की तादाद ज़्यादा रखी गई है, कई में कम, और कई वोटरान को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अपना वोट देने के लिए। इसको लेकर जैसे इंतजामिया ने पहले कहा था कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो जमा कर सकता है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस में एतराज़ात जमा किए हैं कि एक तो दूर जो है पोलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा कि इसमें इसको बैलेंस रखना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा वो जो है वोट्स नहीं रखने चाहिए, कहीं पे कम, इसको बराबर से बैलेंस करके रखना चाहिए। नाज़रीन, महकमे सेहत की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं और जो ज़मीनी सूरत हाल हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि जो अस्पताल कायम है इलाकों में वो किस नौइयत के हैं, वो किन मकामात पे काम कर रहे हैं, किन मकामात पे चल रहे हैं, उन किन मुश्किल हालात से बीमारों को जो दो चार होना पड़ रहा है या जो वहाँ का अमला है। और यही सूरत हाल जो है NTPSC अरहल पुलवामा की भी है। कई सालों से पंचायत घर में ये अस्पताल जो है NTPSC ये काम कर रहा है, ये चल रहा है, जहाँ पे बीमारों को भी मुश्किलात हो रही है और उसके साथ साथ जो वहाँ पे अमला है उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि 8 साल पहले इलाके में एक नया NTPSC तामीर भी किया गया है, मगर जो NTPSC तामीर किया गया है वो 8 सालों से मुकम्मल नहीं हो रहा है। लोगों ने कई बार वो इलाके में गए जहां पे उन्होंने उस NTPSC बिल्डिंग के हवाले से जो अफसरान हैं उनको याद दहानी कराई कि इसको मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग पे आप देख रहे हैं करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया गया है, मगर थोड़ा बहुत काम इस पर करना बाकी है, जिससे ये अस्पताल जो है वहाँ पे चल सकता था और आवाम को भी राहत मिल सकती थी। करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत काम बचा है जिसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और जो आवाम है इलाके की वो मुश्किलात की शिकार है। एक छोटे से पंचायत घर में इतनी बड़ी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उनके इलाके के बीमारों का इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। मैं आरीहल का बाशिंदा हूँ यही का। हमारी ये जो बिल्डिंग यहाँ पे है NTPSC, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे और इसमें पंचायत भी इन्होंने शिफ्ट यही पे किया है, पंचायत बिल्डिंग। तो नई बिल्डिंग यहाँ पे बनाई थी गवर्नमेंट ने आज से पहले 7-8 साल पहले बनाई थी, लेकिन स्टिल वो अभी पेंडिंग है। वहाँ पे अभी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, वो अभी भी पेंडिंग है। हमारी यही गुजारिश है हायर अथॉरिटीज़ से कि वो बिल्डिंग ओपन कर दी जाए तो यहाँ की जो पब्लिक है इनको सहूलियात मिल जाती। आप ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ये पंचायत में इन्होंने शिफ्ट करी है। हमारे जो सारे पेशेंट्स हैं ये यहीं पे रहते हैं पंचायत वाली बिल्डिंग में। तो हमारी यही गुजारिश है हायर अथॉरिटीज से। नाज़रीन, वादी में आए रोज हादसात होते रहते हैं और हादसात की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती है और ज़्यादातर हादसा जो है वो ट्रैफिक हादसा जो है सामने आ रहे हैं और एक्सीडेंट्स की वजह से कई मासूम
नौजवानों की जानी भी चली गई। और आज भी इसी तरह का एक हादसा पेश आया श्रीनगर बांडीपोरा रोड पे, शादीपोरा के करीब एक स्कूटर सवार को मुखालिफ सिमत से आ रही एक ट्रक ने टक्कर मारा, जिसकी वजह से जो स्कूटर सवार है वो मौके पे ही हलाक हुआ है। स्कूटर सवार की जो निशानदी हुई है वो तौसीफ अहमद गुरु के बतौर हुई है और पुलिस ने इस मामले को लेकर जो तस्दीक भी की है कि एक शख्स की मौत हुई है इस हादसे में और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। बांडीपुरा से एक दुखद भरी खबर आपको बता रहे हैं कि बांडीपुरा में जो है एक एक्सीडेंट हुआ है। स्कूटर सवार जो स्कूटर पे था उसको जो है उसे ट्रक ने जो है टक्कर मारकर जो है हलाक कर दिया गया है और जो स्कूटर सवार है वो तौसीफ अहमद गोरू के नाम जो उसका जो शिनाख्त हुई है, तौसीफ अहमद गोरू जो नंगनारा सुम्बल का रहने वाला है और उसकी जो मौत वाक़या हुई है उसके बाद जो उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया सीएचसी सुम्बल, जहां डॉक्टर उसको मुर्दा करार दिया है। लीगल फॉर्मेलिटी जो डॉक्टर्स को अपने जो लवाजमात होते हैं उसको पूरे करते हुए उसके बाद जो है लवाकीन के हवाले बॉडी कर दिया। गाड़ी नंगनारा पहुंची तो वहां पे सभी मातम बिछ गया। हालांकि आपको बता दें कि दिन ब दिन हम आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो स्कूटर सवार अगर हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं वो उनके शिकार होते हैं। हसीब अहमद जो 20 साल नौजवान जो है आज इस एक्सीडेंट के शिकार में हुआ। नाज़रीन, अब जरा कौमी शहरा की भी बात करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा आज भी बंद है और मुसलसल बारिशों की वजह से और सड़क पर जो पत्थर गिराने की वजह से इंतज़ामिया ने फैसला लिया है फ़िलहाल जो कौमी शहरा है उसको बंद रखा जाएगा और अभी तक खोलने का कोई जो इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान भी नहीं हुआ है। गाड़ियाँ काफ़ी दरमंदा है कौमी शहरा पे और मौसम में अभी क्या कुछ हालात है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज दिन भर कई इलाकों में बारिशें हुई है, तो क्या कुछ अभी वहाँ पे सूरत हाल है, बारिशें हो रही है या रोड को कब तक खोला जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, खैर मकदम है आपका। क्या अभी भी कौमी शहरा पर ट्रैफिक बंद पड़ा है और जो इंतज़ामिया है या जो ट्रैफिक के इंतज़ामिया के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है ट्रैफिक खोलने के हवाले से? जी बिल्कुल सही रूप, मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर ट्रैफिक अथॉरिटी ये कहा गया था कि कौमी शहरा पे जो है फिलहाल आवाजाही नहीं रहेगी गाड़ियों की, लेकिन वहीं पे जहाँ पर सुबह मॉर्निंग से तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक जो मुसलधार बारिश ये लगा था कि शायद आज नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है आफ्टरनून के बाद जो मौसम में एक अच्छा सुधार देखने को मिला। इस समय जो धूप खिली हुई है तो उसमें मैन मस्जिद को बरकरार लाकर जो है जम्मू शहर कौमी शहरा को जो है अभी कुछ मिनट पहले जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जहाँ पर सबसे पहले जो भगवती नगर जम्मू काफिले आए थे, जो चल जाने वाला जो जगह है वो भी कौमी शहरा पे इस समय वादी की ओर रवा दवा है और लोकल ट्रांसपोर्ट को भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इस समय इजाजत कई मिनट पहले दी गई। आरिफ, ये बताइए कि मौसम का क्या कुछ अभी है, क्या बारिशें हो रही है? जी बिल्कुल सही रूप मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ मॉर्निंग में जो है बहुत ज्यादा मुसलधार बारिशें हो रही थी और ये लगता था कि शायद आज दिन भर जो है पैंताल में जहाँ पर शूटिंग स्कूल का सिलसिला था, इसके साथ में बिहार में जो मड स्लाइड थी लेकिन उसको क्लियर किया गया और शूटिंग स्कूल का सिलसिला भी थम गया माउंटेन मोड़ पे, कैला मोड़ पे या पैंताल पे। और इस समय जो है यात्रा की जो गाड़ियां हैं जो पवित्र गुफा से दर्शन करने के बाद जम्मू जा रहे हैं उन्हें भी चलने की इजाजत है और जो स्टैंडर्ड यात्रा थी उसे भी वादी की ओर चलने की। चलिए आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। हमारे साथ ही आरिफ भाई तफसीला दे रहे थे। फिलहाल कौमी शहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और जो यात्री है जो कि भगवती नगर में जो जिनको रोका गया था फिलहाल उनको जम्मू से श्रीनगर की तरफ इजाज़त मिली है आने की और जो बाकी ट्रैफिक जो दरमंदा है उसको भी इजाज़त मिली है कि वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ आए। तो मौसम में बेहतरी आई है और इसके साथ साथ कौमी शहरा पर अब ट्रैफिक जो है उसको भी खोल दिया गया है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।